तैयार रहिए। स्टार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की वैश्विक दौड़ में भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हालिया रिपोर्ट भारत को ग्लोबल एआई इंडेक्स में तीसरे स्थान पर दिखाती है, जो सुनने में बहुत सुखद है, लेकिन संभावनाओं के साथ साथ गंभीर चुनौतियों की एक लंबी फेहरिस्त भी सामने आती है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल और लगभग 96 करोड़ का विशाल इंटरनेट यूजर बेस है, फिर भी एआई सुपर पावर बनने का रास्ता कांटों भरा है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती इसकी शिक्षा व्यवस्था और डिग्री कल्चर है। हर साल लाखों विद्यार्थी स्नातक होकर निकल रहे हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज़्यादा के पास केवल कागज़ की डिग्री है। उनके पास एआई जैसी जटिल तकनीक पर काम करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल नहीं है। जब तक हमारा टैलेंट एम्प्लॉयेबल यानी रोजगार योग्य नहीं होगा, तब तक हम तकनीक के निर्माता नहीं, केवल उपभोक्ता बने रहेंगे। दूसरी बड़ी बाधा बुनियादी ढांचे की है। आज भी भारत के पास अपना कोई सशक्त स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म नहीं है। हम डेटा के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। 1/4 इंटरनेट यूजर्स केवल मनोरंजन या कंटेंट देखने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जिनका रचनात्मक या तकनीकी योगदान नगण्य है। डेटा सेंटर की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। भारत में अभी लगभग 153 डेटा सेंटर ही हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या 5427 और चीन में 449 है। जाहिर है, बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेटा की सुरक्षा और एआई का विकास असंभव है। निवेश के मामले में भी हम काफ़ी पीछे हैं। भारत में निजी निवेश जहां 200 करोड़ डॉलर के आसपास है, वहीं अमेरिका 10,000 करोड़ डॉलर के भारी भरकम निवेश के साथ नेतृत्व कर रहा है। चीन भी 1200 करोड़ डॉलर के साथ हमसे कहीं आगे है। भारत को अगर वाकई एआई सुपर पावर बनना है, तो केवल यूजर बेस के भरोसे नहीं रहा जा सकता। हमें अपने डेटा सेंटर्स की संख्या बढ़ानी होगी और निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना होगा। देश के सर्वश्रेष्ठ एआई रिसर्चर अक्सर अमेरिका चले जाते हैं। टैलेंट को रोकना उतना ही ज़रूरी है जितना नए टैलेंट तैयार करना। अमेरिका इनोवेशन पर, चीन नियंत्रण पर और यूरोप रेगुलेशन पर जोर दे रहा है। ऐसे में भारत को इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच संतुलित नीति बनानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन कर डिग्री धारकों के बजाय कुशल विशेषज्ञों की एक फौज तैयार करनी होगी। हकीकत तो यह है कि भारत में एआई का भविष्य केवल अंग्रेजी बेस्ड मॉडल नहीं बनेगा। हमें भारतीय भाषाओं पर भी काम करना होगा। जाहिर है, यदि बुनियादी ढांचे व टैलेंट पर प्रभावी तौर पर काम नहीं हुआ, तो तकनीक की लहर में हम केवल पिछलग्गू बनकर रह जाएंगे। राजस्थान में करंट से सालाना 800 मौतें हो रही हैं। ये केवल कोई आम दुर्घटनाएं नहीं, बल्कि पग पग पर बरती जाने वाली लापरवाही का परिणाम है। बिजली एक ऐसी बुनियादी सेवा है जिसका वास्ता हर किसी से हर पल पड़ता है। चिंता की बात यह है कि भारी भरकम बिलों की वसूली के बावजूद समूचे विद्युत तंत्र में सुरक्षा उपकरणों की कमी
मेंटेनेंस की लापरवाही और निरीक्षण तंत्र की कमजोरी लगातार बनी हुई है। यह हर कोई बता देगा कि जब कोई फॉल्ट आता है तो बिजली की सप्लाई भी तुरंत कट जानी चाहिए, लेकिन करंट लगने की घटनाएं साफ इशारा है कि प्रदेश में ट्रिपिंग सिस्टम की समुचित निगरानी नहीं हो रही। यह सही है कि प्रदेश में सरकार ने गांव-गांव बिजली पहुंचाने के प्रयास किए हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बढ़ते बिजली तंत्र के अनुपात में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने ध्यान केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर दिया है। इन मौतों का सबसे दुखद पहलू यह है कि करंट लगने वाले को अक्सर अस्पताल पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। कई बार बचाने वाले भी बिना सावधानी के दौड़ पड़ते हैं और खुद शिकार बन जाते हैं। आम लोगों को रेस्क्यू के सुरक्षित तरीकों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब हर साल सैकड़ों मौतें हो रही हैं तो अब तक स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया। बिजली लाइनों के विस्तार के साथ तकनीकी पद क्यों नहीं बढ़ाए गए। मतलब साफ है कि यह सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। बढ़ती मौतें यह भी साफ करती हैं कि सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से नहीं हो रही है। हाँ, यह जरूर है कि अब ऊर्जा विभाग ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो 30 दिन के भीतर नई ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार करेगी। हाई लेवल कमेटी बनाना एक जरूरी कदम है, लेकिन उसकी सिफारिशों को सख्ती से लागू भी करना होगा। अगर सरकार कोई समाधान देने में सफल होती है तभी इन हादसों पर रोक लगाई जा सकती है, वरना कमेटियां ऐसे ही बनती रहेंगी। हाल ही राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा RAS परिणामों के बाद कुछ महिला अभ्यर्थियों की तस्वीरें सामने आईं जिनमें उन्हें घूंघट में दिखाया गया। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया और कुछ वर्गों द्वारा संस्कृति के नाम पर सराहा जा रहा है। यह प्रवृत्ति न केवल चिंताजनक है बल्कि हमारे समाज की उस मानसिकता को भी उजागर करती है जो आज भी महिलाओं की स्वतंत्रता को परंपरा के नाम पर सीमित करने का प्रयास करती है। इन तस्वीरों को संस्कृति के नाम पर सराहा जाना एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। क्या हम एक समाज के तौर पर वास्तव में प्रगति कर रहे हैं या अतीत की उन परछाइयों को फिर से जीवित कर रहे हैं जिन्होंने नारी की स्वतंत्रता को बेड़ियों में जकड़ दिया था। परंपरा यदि प्रवाह है तो वह जीवनदायिनी है, किंतु यदि वह ठहराव बन जाए तो वह दलदल भी बनता है। विराम।